नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर हाथरस केस से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। पीड़ितों गवाहों की सुरक्षा पर हलफनामा दे सरकार। सीजीआई ने कहा सुनिश्चित करेंगे कि जांच सही तरीके से हो। जानते हैं मामला भयावह है। यूपी सरकार ने कोर्ट की निगरानी की मांग की। जांच की निगरानी करे कोर्ट। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम सच सामने लाना चाहते हैं। समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। हिंसा से बचने के लिए ही रात में अंतिम संस्कार हुआ। बड़ी संख्या में हिंसा होने की आशंका थी। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ ही अंतिम संस्कार हुआ। अयोध्या बाबरी केस के कारण हाई अलर्ट था। अंतिम संस्कार से पहले शव परिवार के पास था। पोस्टमार्टम के 20 घंटे बाद अंतिम संस्कार किया गया। यूपी सरकार ने मृतक लड़की के 3 बयानों को बताया। पहला बयान 14 सितंबर को संदीप ने जान लेने की कोशिश की। दूसरा बयान 19 सितंबर को संदीप ने यौन शोषण कर हत्या की कोशिश की। तीसरा बयान 22 सितंबर को संदीप लवकुश रवि ने रेप किया। देखिए, लड़की के 3 बयान थे, जिनमें दूसरा बयान जो कि 19 तारीख को दिया, उसमें उसने यौन शोषण की बात कही, हत्या की कोशिश की बात कही। संदीप ने ऐसा किया। तीसरा बयान जो 22 सितंबर को था, उसमें संदीप लवकुश और रवि ने रेप किया, ये आरोप लगाए गए। पहला बयान था 14 तारीख को, जब उसमें संदीप ने जान लेने की कोशिश की, ये कहा। 19 सितंबर को जब उसका दूसरा बयान आया तो उसने कहा कि संदीप ने यौन शोषण कर हत्या की कोशिश की। तीसरा बयान 22 सितंबर को आया जब संदीप लवकुश और रवि का रेप के लिए नाम लिया गया। पहला बयान 14 तारीख को था, संदीप ने जान लेने की कोशिश की है। यूपी सरकार ने मृतक लड़की के 3 बयानों को बताया, जिनमें बताया गया कि अब तक क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर टली सुनवाई। पीड़ितों गवाहों की सुरक्षा पर हलफनामा दे सरकार। 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और 3 मुद्दों पर यूपी सरकार को हलफनामा देना होगा। हाथरस गैंगरेप केस में अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 मुद्दों, गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है, इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने इस केस में कहा कि शॉकिंग केस है ये। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कोर्ट की निगरानी में जांच की बात कही गई। इस पर सीजीआई ने पूछा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुनवाई की शुरुआत यूपी सरकार की ओर से दलील रखकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। उन्होंने कहा कि हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन समाज में जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, हम उसके बारे में सच सामने लाना चाहते हैं। पुलिस और एसआईटी जांच चल रही है, इसके बावजूद हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसे मॉनिटर करे और सीबीआई जांच हो। इस पर याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है, वो कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपकी मांग जांच को ट्रांसफर करने की है या फिर ट्रायल को ट्रांसफर करने की। सीजीआई एस ए बोबड़े ने कहा कि यह घटना बहुत ही असाधारण और चौंकाने वाली है। यही कारण है कि हम आपको सुन रहे हैं, लेकिन अन्यथा हमें यह भी पता है कि आप लोकस हैं या नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि यह चौंकाने वाला मामला नहीं, कि हम मामले में आपकी भागीदारी की सराहना नहीं करते, लेकिन कहना चाहते हैं कि याचिकाकर्ता का लोकस नहीं है। इसके बाद दलील रखते हुए वकील कीर्ति सिंह ने कहा कि कोर्ट की महिला वकीलों की तरफ से वो बोल रही हैं, हमने रेप से जुड़े कानून पर काफ़ी अध्ययन किया, ये एक झकझोरने वाली घटना है। सीजीआई एस ए बोबड़े ने कहा कि हर कोई कह रहा है कि घटना झकझोरने वाली है, हम भी मानते हैं, तभी आपको सुन रहे हैं, लेकिन आप इलाहाबाद कोर्ट क्यों नहीं गई? क्यों नहीं मामले की सुनवाई पहले हाई कोर्ट करे? जो बहस यहाँ हो सकती है वही हाई कोर्ट में भी हो सकती है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करे? सभी दलीलों को सुनने के बाद सीजीआई ने कहा कि हम पीड़ित पक्ष और गवाहों की सुरक्षा के यूपी सरकार के बयान को दर्ज कर रहे हैं, या आप हलफनामा दाखिल करें। संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़े हैं हमारे साथ में। एसके, ये जो 3 बयानों का जिक्र सरकार की ओर से किया जा रहा है और इन 3 बयानों में शुरुआती बयान में वो लड़की नहीं कहती कि उसके साथ रेप हुआ, दूसरे में एक शख्स का नाम लेती है, तीसरे में 2 और शख्सों का नाम उसमें जोड़ देती है। गिरफ्तारियां उन सभी की हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में आखिरकार अब आगे चल क्या रहा है? ये जो तरह तरह की अभी नई और बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसके बाद आगे क्या, अभी किस एंगल पर इस तरीके से जांच और कार्रवाई चल रही है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें एसआईटी जिस तरीके से मामले की जांच कर रही है, हर पहलू पर जांच की जा रही है। हालांकि जो पुलिस कर्मियों की तरफ से लापरवाही हुई थी उसको लेकर एसपी समेत 5 पुलिस कर्मियों के सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है और बाकी जो बिंदु है उसकी भी जांच चल रही है। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पीड़ित परिवार को भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने पूरा मामला रखा। जो यूपी गृह विभाग ने जो अपना हलफनामा दिया था उस पर पूरी तरीके से बहस हुई। उसके बाद यूपी सरकार ने हर उस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश की जो कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में किया है, चाहे वो आरोपियों की गिरफ्तारी की बात रही हो या पीड़िता के बयानों को लेकर बात रही हो, रात में 100 जलाने की बात रही हो और जिस तरीके से अब तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, चाहे वो हाथरस हो, लखनऊ हो या बाकी जिलों में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर पूरा डिटेल अपने हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। हालांकि पूरे मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर बाकी चीजों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्देश देगी। जहां तक मांग थी जिसको लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई करे और बाकी पीड़ित परिवार को जो सुरक्षा है प्रदान की जाए, जो गवाह हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और कहीं न कहीं ये जांच उत्तर प्रदेश के बजाय किसी दूसरे स्टेट अथवा दिल्ली में ट्रांसफर की जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हलफनामे के माध्यम से जो भी विभिन्न रिट याचिकाएं थी उसमें जो मांग की गई थी उसको लेकर अपना पक्ष रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुना है। हालांकि जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है तो उन्होंने साफ किया है कि जो पीड़ित हैं और साथ ही साथ में जो गवाह हैं उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराए। इससे संबंधित हलफनामा भी उत्तर प्रदेश सरकार दाखिल करे। साथ ही साथ में जो जांच चल रही है वो निष्पक्ष तरीके से हो, कहीं भी कोई दबाव जोर नहीं होना चाहिए। हालांकि सीबीआई जांच की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में जरूर बताई है लेकिन अब कोर्ट ने अभी अपनी तरफ से उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो निश्चित है जब अगले हफ्ते जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो निश्चित है कि आगे की चीजें निकलकर सामने आएंगी। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है तो लगातार हर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार जांच करने की कोशिश कर रही है क्योंकि मामला निश्चित तौर पर भयावह है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। तो ये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि इस मामले में इससे ज्यादा फजीहत हो क्योंकि लगातार विपक्ष हो या विभिन्न संगठन हो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्षियों को भी एक मौका जरूर इस घटना के बाद से मिल गया है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही होगी कि इस मामले को पूरी तरीके से निपटाया जाए और जो भी चीजें इसके पीछे हैं उन दोषियों को कार्रवाई की जाए। तो जो गिरफ्तारियां हुई है, जो कार्रवाई हुई है वो जरूर उत्तर प्रदेश सरकार ने बताई। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या मत होगा ये अगले हफ्ते हमें पता चलेगा। जी अच्छा, यहाँ पर अभी एक और बात, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बोर्ड ने जिस तरीके से कहा कि आप इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचे। जो आज सुनवाई यहाँ पर हो रही है वो सुनवाई पहले हाई कोर्ट में भी हो सकती थी। ये जो एक और नया एंगल यहाँ पे जुड़ रहा है इसमें सीजीआई का साफ तौर पर कहना है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर जो पीड़िता के पक्ष के वकील हैं वो जवाब भी नहीं दे पाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन हम बात करें जिस तरीके से जो चीजें आरोप लगाई गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के बाहर जांच करने की बात की, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच करने की बात की, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे पक्ष हैं जो पीड़िता की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं या जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपना विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। एक बड़ी वजह है। जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है तो हाईकोर्ट के निर्देश पर सीजेएम और साथ ही साथ में जिला जज आज पीड़िता के घर पहुंचे थे। वो भी मामले की निगरानी कर रहा है, स्वतः संज्ञान है और जो रिपोर्ट वो देंगे उसके आगे हाईकोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। तो निश्चित है। अच्छा, यहाँ पर एसके जिस तरीके से पीड़िता के जो बयान हैं अब उन बयानों का फिर से जिक्र हो रहा है और 3 बयानों का जिक्र फिर से पुलिस कर रही है, तो क्या इन बयानों के आधार पर कुछ और नई रिपोर्ट तैयार होने वाली है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आ रही? क्योंकि जो आरोपी हैं उन आरोपियों में से एक संदीप को छोड़कर बाकी के और 3 आरोपियों को निर्दोष बता रहे हैं गांव वाले। इसको लेकर आगे पुलिस की अभी तक जांच पड़ताल क्या है? क्या पुलिस इस एंगल पर वाकई जांच कर रही है? तारीख का रहा हो, 19 तारीख का रहा हो या 29 तारीख का रहा हो, तीनों तारीखों में अलग अलग बयान पीड़िता की तरफ से आए। हालांकि जो पहली बार आया है इससे एक चीज जरूर साफ होती है कि जो भी संदीप नाम का युवक है जिस पर यह आरोप है, कहीं ना कहीं उसके साथ पहले से पीड़िता की रंजिश थी या उसके परिवार के साथ किसी न किसी चीज को लेकर
पहले से रंजिश चल रही थी, ये जरूर जांच का विषय है, क्योंकि जो पहली बार बयान दिया उसमें हत्या का प्रयास करने संबंधी बयान पीड़िता की तरफ से दिया गया, जिसको लेकर पीड़िता के भाई ने एक एफआईआर भी चंदपा थाने में दर्ज कराई थी। जहां तक 19 तारीख का बयान है उसमें उसने रेप के प्रयास का आरोप लगाया है, जबकि 29 तारीख को जो उसने बयान दिया है उसने गैंगरेप की बात कही है। तो मैं इसके वापस लौटती हूँ आपके पास में बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर मथुरा से है। पीएफआई के 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। दिल्ली से हाथरस की तरफ जाने की जानकारी मिली थी। अतीक उर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद आलम गिरफ्तार हुए हैं। सीएफआई से इनके तार जुड़े हुए हैं। चारों ही संदिग्धों की अभी तक जो जानकारी है, सीएफआई का ट्रेजरर है गिरफ्तार अतीक उर रहमान। पत्रकार बनकर यह हाथरस की आग भड़काने में लगा था। केरल का पीएफआई एजेंट अतीक उर रहमान ने फंड जो पूरा फंड का काम है वो संभाला था। फंड रेजिंग का ये पूरा का पूरा काम देख रहा था। कुछ दिनों से दिल्ली में शाहीन बाग में रह रहा था ये अतीक, जो कि मुजफ्फरनगर जिले का बताया जा रहा है। तो अतीक उर रहमान की गिरफ्तारी हुई है। और फंड रेजिंग की बात हो या फिर जिस तरीके से खुलासा हुआ कि ये ट्रेजरर था और पत्रकार बनकर ये हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश में लगातार काम कर रहा था। और वहीं देखिए मथुरा से गिरफ्तारी हुई पीएफआई के सदस्यों का मामला है। जामिया का छात्र बताया जा रहा है, यूपी में दंगों की साजिश का मास्टरमाइंड। दिल्ली के जामिया में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। बीते 2 सालों से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से ये जुड़ा हुआ है। मसूद खान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट विंग है सीएफआई। आज पीएफआई के 4 सदस्यों की मथुरा से गिरफ्तारी हुई है। 4 में से मसूद खान बहराइच जिले का है। बहराइच जिले के जरवल रोड मोहल्ला बैराकाजी के थाना जरवल क्षेत्र का है मसूद खान। मथुरा में जो गिरफ्तारी हुई है इसमें जो बहराइच के जरवल का एक लड़का है, निश्चित रूप से इसके जितने लिंकेज हैं, जो मैसेजिंग हुई है और जो भी सारे डाटा हमको मिल रहे हैं उस विवेचना के अंतर उसको सम्मिलित किया जाएगा। और विदेशी फंडिंग इत्यादि अगर उसमें जो बातें आ रही हैं, इसमें गहराई से जांच एजेंसियों को अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्थिक जांच एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा इसमें और उसके तह तक पहुंचा जाएगा। मथुरा में जो यूपी के कई शहरों में बिजली गुल, हड़ताल पर 15 लाख कर्मचारी। बिजली संकट पर सरकार का मंथन, घरों में बत्ती गुल है, सड़कों पर अंधेरा छाया है। सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग, निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर कर्मचारी। पूर्वांचल के कई इलाकों में बिजली नहीं है। यूपी के कई शहरों में बिजली गुल हो चुकी है। एक तरफ बच्चों की पढ़ाई भी अब इसी बिजली के सहारे है, क्योंकि स्कूल्स अभी खुले नहीं। बिजली संकट पर सरकार का मंथन चल रहा है। बिजली संकट पर सरकार मंथन कर रही है। घरों में बत्ती गुल है, सड़कों पर अंधेरा छाया है। सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की जा रही है। दरअसल नाराजगी के चलते निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर है कर्मचारी, जिस कारण से जगह जगह बिजली गुल है। आइए बताते हैं कि बिजली गुल कहां पर। देखिए वाराणसी, चंदौली, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर, गाजीपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, महराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, ये वो जिले हैं जहां पर बिजली गुल है। बिजली संकट पर सरकार का मंथन चल रहा है, क्योंकि निजीकरण के खिलाफ में ये लोग लामबंद हुए थे और इसी निजीकरण के खिलाफ में ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। एसके हमारे साथ लगातार बने हैं। एसके, एक तरफ यूपीपीसीएल की अगर बात करते हैं तो यूपीपीसीएल को इनके सामने झुकना भी पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूपीपीसीएल की जो मांग है, माफ कीजिएगा, इसके सामने झुकना भी पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अभी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से पिछले करीब 1 सप्ताह से कर्मचारी सांकेतिक तौर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने 27 और 29 तारीख को एक नोटिस दिया था, जिसमें ये उन्होंने बताया था कि अगर ये निजीकरण के प्रस्ताव को नहीं रोका गया तो ऐसी स्थिति में वो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाएंगे। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ऐसी स्थिति में पूर्ण हड़ताल और जेल भरो आंदोलन भी शुरू कर देंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली व्यवस्था कई जिलों में डगमगाई है, जिसमें राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके भी शामिल है, जिसमें मुख्यमंत्री आवास के आसपास का क्षेत्र, माल एवेन्यू, ये वो इलाके हैं जो वीवीआईपी इलाके हैं, जहां कांग्रेस का कार्यालय है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, उसके अलावा कई बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का ऑफिस भी यहीं पर है। तो कहीं ना कहीं ये वो इलाके हैं जिसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का खुद का आवास है।
उसके अलावा उत्तर प्रदेश के करीब दर्जन भर मंत्रियों के आवास इस इलाके से आते हैं। वहां पर कल दिक्कत भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर्मचारियों के लगातार हड़ताल करने, जो कार्य बहिष्कार करने की वजह से हो रही है, जिसको लेकर कल ऊर्जा मंत्री कर्मचारियों के बीच पहुंचे थे, उनसे बात की थी और उनकी बात भी सुनी थी। उनकी मांग साफ थी कि निजीकरण के प्रस्ताव को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, कहीं भी किसी भी निगम का निजीकरण ना किया जाए, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री ने वहीं पर आश्वासन दिया था। हालांकि उसी दौरान वहां पर यूपीपीसीएल के चेयरमैन अरविंद कुमार भी मौजूद थे और जब उनसे ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वो इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। ये बड़ी अजीब बात जरूर है कि जब ऊर्जा मंत्री किसी चीज को लेकर सहमत रहे हो और यूपीपीसीएल चेयरमैन ने उस सहमत पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया हो, तो उसके बाद कर्मचारियों ने अपने कार्य बहिष्कार को जारी रखने का ऐलान कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के अफसरों, ऊर्जा मंत्री, साथ ही साथ जो बाकी गृह विभाग के अफसर हैं उनके साथ, वित्त विभाग के अफसरों के साथ हर उस पहलू पर मंथन किया है। मंथन अभी मुख्यमंत्री कार्यालय पर चल रहा है। जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के पास से जारी होंगे उसको लेकर मुख्य सचिव भी 2:30 बजे उत्तर प्रदेश के विभिन्न ऊर्जा विभाग के अफसरों और साथ ही साथ में डीजीपी के साथ लेकर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे, क्योंकि कई जिलों में भी पुल होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की ऐसे में क्या गुंजाइश है? क्या निजीकरण के इस पूरे फैसले को लेकर सरकार को बैकफुट पर आना होगा? बिल्कुल, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के जहां करीब 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस पूर्ण कार्य बहिष्कार में शामिल हैं, जिसमें संविदा कर्मी शामिल हैं, इंजीनियर शामिल हैं, क्लर्क लेवल के जो कर्मचारी हैं वो शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जरूर है। और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के अलावा जो दूसरे प्रदेशों के विद्युत कर्मचारी हैं उन्होंने भी इस निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के कार्य बहिष्कार को अपना समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी जरूर है। और हालांकि अगर हम कल की बात करें तो ऊर्जा मंत्री ने जो विद्युत कर्मचारियों की मांगे थी वो मान ली थी। अब देखना ये जरूर होगा कि जब चेयरमैन ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब खुद पूरे मामले का संज्ञान लिया है और अब खुद बैठक वो कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय निकलकर सामने आता है, ये बड़ी बात जरूर होगी। लेकिन ये निश्चित है कि अगर निजीकरण की प्रस्ताव को सरकार वापस नहीं लेती है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वो अपना धरना प्रदर्शन वापस नहीं लेने वाले हैं और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। और अगर किसी तरीके की कार्रवाई प्रबंधन की तरफ से कर्मचारियों के खिलाफ की जाती है तो ऐसी स्थिति में वो जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। तो निश्चित तौर पर परेशानी जरूर है, लेकिन अब क्या निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार से लेती है और बीच का रास्ता क्या निकालती है जिसमें दोनों पक्ष राजी हो जाएं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। हालांकि बैठक मुख्यमंत्री के यहाँ खत्म होने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जी एसके, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर सीतापुर से है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका का पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का पूरा वाकया अंजाम दिया है। प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में प्रेमिका जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर की गई। प्रेमिका की शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने उसको जिंदा जला दिया। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र का ये पूरा का पूरा मामला है। प्रेमिका ने शादी का दबाव बनाया तो प्रेमी ने उसको जिंदा जला दिया। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र का ये पूरा का पूरा मामला है। प्रेमी ने प्रेमिका को पेट्रोल डालकर ही जिंदा जला दिया। एक तरफ देश की बेटियों के लिए इंसाफ की गुहार की जा रही है, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें और झकझोर कर रख देती हैं। प्रेमिका ने प्रेमी के ऊपर शादी का दबाव बनाया तो उसने उसको जिंदा आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल छिड़ककर जिंदा आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में प्रेमिका जिला अस्पताल में रेफर की गई है। प्रेमिका के शादी का दबाव बनाने के कारण उसकी जिंदगी पर बनाई है। सुधांशु संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। सुधांशु, मामले में क्या सख्त कार्रवाई की जा रही है अब तक? देखिए, आपको बता दें कि सीतापुर में जो यह मामला हुआ है पिसावा थाना क्षेत्र का है और यह जो महिला है इसका मैका जो है बरेली में है और इसकी शादी शाहजहांपुर हुई थी। लेकिन शाहजहांपुर में अपनी शादी से यह खुश नहीं थी, जो कि अपने प्रेमी के घर में आकर के ये शाहजहांपुर में रहने लगी थी। और प्रेमी ने आज जो है जो शादी का दबाव बना रही थी लगातार या प्रेमिका, तो आज उसे पिसावा थाना क्षेत्र जो कि सीतापुर जनपद में पड़ता है वहां ला करके अपने दोस्तों के साथ इसको जला दिया, जिसको लेकर के इसकी हालत गंभीर है और लखनऊ इसको रेफर किया जा चुका है। वहीं सीतापुर से पुलिस टीम भी रवाना कर दी गई है, एक बिस्वा, एक बरेली और एक शाहजहांपुर, जो कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी होगी, ऐसा पुलिस का कहना है। जी
चलिए, शुक्रिया आपका। फिलहाल मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों पर इनाम घोषित हुआ है। गाजीपुर पुलिस ने 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया है इनके खिलाफ में। कोर्ट की ओर से जारी एनबीडब्ल्यू वारंट पर हाजिर न होने पर कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया है। तीनों पर इनाम घोषित होने के बाद फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है आगरा से। वो दरअसल शौच के लिए गई थी। इसी दौरान में नाबालिग से युवक ने छेड़छाड़ की। युवक ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। थाना बाहा क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला। नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ का मामला है आगरा का ये पूरा वाकया, जहां पर शौच के लिए गई नाबालिग से युवक ने छेड़छाड़ की और परिवार को ही धमकाया जा रहा है। नाबालिग को ही जान से मारने की धमकी थी। थाना बाहा क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला। युवक ने नाबालिग को दी जान से मारने की धमकी। थाना बाहा क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला। परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शौच को गई नाबालिग से युवक ने छेड़छाड़ की और इसी पूरे मामले में नाबालिग को ही धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। परिवार वालों ने मामला दर्ज कराया है।